हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर ए फिशर के अनुसार आनुवंशिकता को कैसी प्रक्रिया माना गया है? सामाजिक प्रक्रिया, सांस्कृतिक प्रक्रिया, पर्यावरण प्रक्रिया या फिर वैज्ञानिक प्रक्रिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक प्रक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बोरिंग लैंगफील्ड के अनुसार वातावरण में कौन सा कारक शामिल है? बोरिंग लैंगफील्ड के अनुसार वातावरण में कौन सा कारक शामिल है? जीन्स को छोड़कर बाकी सभी प्रभावित करने वाले तत्व, केवल आंतरिक जीन्स, केवल माता पिता की सोच या फिर केवल विद्यालय की चारदीवारी? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, जीन्स को छोड़कर बाकी सभी प्रभावित करने वाले तत्व। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास मुख्य रूप से किसकी उपज है? केवल बाहरी पुरस्कार की, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की प्रक्रिया की, केवल आर्थिक स्थिति की या फिर केवल कठोर कठोर दंड की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की पारस्परिक क्रिया की। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विकास के सभी क्षेत्रों में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? विकास के सभी क्षेत्रों में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक बचपन, वृद्धावस्था या फिर किशोरावस्था का अंत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बचपन अवस्था। प्रारंभिक बचपन अवस्था। प्रश्न नंबर 5। प्रारंभिक बचपन काल का प्राथमिक काल निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? अमूर्त चिंतन कौशल विकसित करना, व्यवसायिक कौशल सीखना, गामाकार कौशल का विकास या फिर जटिल गणितीय गणनाएं करना? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामाकार कौशल का विकास करना। गामाकार कौशल का विकास करना। चलिए छठे नंबर प्रश्न की ओर। शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होने वाली वृद्धि विकास को क्या कहा जाता है? शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होने वाली वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? सेफेलोकॉर्डल विकास, प्रोक्सोमल डिस्टल विकास, स्थिर विकास या फिर रैखिक विकास? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्सोमल डिस्टल विकास। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की ओर। बच्चे प्राथमिक समाजीकरण के नियम मुख्य रूप से कहाँ सीखते हैं? बच्चे प्राथमिक समाजीकरण के नियम मुख्य रूप से कहाँ सीखते हैं? धार्मिक स्थलों पर, कानूनी किताबों से, राजनीतिक रैलियों में या फिर परिवार और अपने आसपास के अनुभवों से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार और अपने आसपास के अनुभवों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूरे परंपरागत स्तर में नैतिकता कैसी होती है? पूर्णतः आंतरिक और आत्म प्रेरित, बाहरी रूप से नियंत्रित, सामाजिक समझौतों पर आधारित या फिर वैश्विक विवेक पर आधारित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी रूप से नियंत्रित होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कोहलबर्ग के सिद्धांत का चरण एक निम्नलिखित में से किस अभिविन्यास को दर्शाता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत का चरण एक निम्नलिखित में से किस अभिविन्यास को दर्शाता है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, साझा या फिर आज्ञाकारिता अभिविन्यास या फिर बाह्य उद्देश्य अभिविन्यास? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, साझा या आज्ञाकारिता अभिविन्यास। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की ओर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ठोस परिचालन चरण कौन सा अवस्था रखा गया है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ठोस परिचालन चरण कौन सा स्थान रखता है? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण या फिर चौथा चरण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरा चरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार ठोस परिचालन चरण की मुख्य अवधि क्या होती है? जीन पियाजे के अनुसार ठोस परिचालन चरण की मुख्य अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष,
लगभग 7 साल से 11 साल की उम्र तक, 2 से 7 वर्ष या फिर 11 वर्ष से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 7 साल से 11 साल की उम्र तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संरक्षण, प्रतिवर्तीयता और वर्गीकरण जैसी तार्किक सोच पियाजे के किस चरण में शामिल होती है? संवेदीगामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठोस परिचालन चरण या फिर अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो 12वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस परिचालन चरण। ठोस परिचालन चरण यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 कारकों में कौन शामिल है? अमूर्त काल, सक्रिय प्रतिनिधित्व, प्रतिबिंबित प्रतिनिधित्व और प्रतिक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, केवल निष्क्रिय श्रवण या फिर केवल जैविक परिपक्वता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय प्रतिनिधित्व, प्रतिबिंबित प्रतिनिधित्व और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित समीपस्थ विकास के क्षेत्र में समीपस्थ शब्द क्या इंगित करता है? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित समीपस्थ विकास के क्षेत्र में समीपस्थ शब्द क्या इंगित करता है? प्रदान की गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान क्षमता से परे है। प्रदान की गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान क्षमता के बिल्कुल पास है। छात्रों की सहायता की आवश्यकता नहीं है या फिर शिक्षक छात्र से बहुत दूर रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रदान की गई सहायता शिक्षार्थियों की वर्तमान क्षमता से बिल्कुल पास है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा खुद को निर्देशित देने के लिए भाषा का उपयोग करता है तो उसे क्या कहा जाता है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा खुद को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है तो उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक वाचन, अहम केंद्रित वाचन, निजी भाषा या फिर मुख वाचन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी भाषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हावर्ड गार्डनर ने 1983 में अपनी पुस्तक में मानव क्षमता को स्पष्ट करने के लिए कितनी बुद्धिमत्ताओं का प्रस्ताव रखा है? 3 बुद्धिमत्ता, 5 बुद्धिमत्ता, 8 अलग अलग बुद्धिमत्ता या फिर 10 बुद्धिमत्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अलग अलग बुद्धिमत्ता। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गार्डनर के अनुसार नक्शा पढ़ने, चित्र बनाने और स्थानिक संबंधों को समझने वाली क्षमता कौन सी है? गार्डनर के अनुसार नक्शा पढ़ने, चित्र बनाने, स्थानिक संबंधों को समझने वाली क्षमता कौन सी बुद्धि है? भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धिमत्ता, म्यूजिकल इंटेलिजेंस या फिर प्रकृतिवादी बुद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक बुद्धिमत्ता। स्थानिक बुद्धिमत्ता। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के भाषा संकाय के विकास में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो दैनिक जीवन को प्रभावित करता है? केवल महंगे खिलौने, कठोर शारीरिक नियम, जन्म के समय का अस्पताल या फिर समृद्ध वातावरण और भाषा का लगातार प्रेरणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, समृद्ध वातावरण और भाषा के लगातार प्रेरणा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। समावेशी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? एक समावेशी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? भेदभावपूर्ण रवैये को बदलना और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, छात्रों को उनकी जातियों के आधार पर अलग करना, केवल अमीर और विशिष्ट बच्चों को पढ़ाना या फिर कमज़ोर बच्चों को स्कूल से बाहर कर देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भेदभावपूर्ण रवैये को बदलना और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। चलिए 20वें नंबर प्रश्न की ओर।
लड़कों को खेलों में और लड़कियों को केवल संगीत व नृत्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना क्या दर्शाता है? लड़कों को खेलों में और लड़कियों को केवल संगीत या नृत्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना क्या दर्शाता है? प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना, निष्पक्ष दृष्टिकोण या फिर वैज्ञानिक समझ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना। चलिए 21वें नंबर प्रश्न की ओर। एक शिक्षक को पूरे वर्ष बच्चों का आकलन किस प्रकार करना चाहिए? केवल साल के अंत में एक परीक्षा लेकर, अवलोकन डायरी बनाकर सतत और व्यापक रूप से, या फिर केवल मौखिक प्रश्न पूछकर, या फिर बच्चों को अंकों के आधार पर रैंक देकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन डायरी बनाकर सतत और व्यापक रूप से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। स्कूल को छात्रों के बीच होने वाली किस भिन्नता को दूर करने के लिए अपनी शैक्षिक रणनीतियों को अनुकूलन करना चाहिए? केवल शारीरिक लंबाई की भिन्नता, केवल पोशाक की भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नताओं को, या फिर केवल नाम के अक्षरों की भिन्नता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत भिन्नताओं को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। एडीएचडी के मुख्य सतत पैटर्न लक्षणों में क्या शामिल है? एडीएचडी यानी अवधान न्यूनता अतिसक्रियता विकार के मुख्य सतत पैटर्न लक्षणों में क्या शामिल है? असावधानी, अवेगशीलता और अतिसक्रियता यानी बेचैनी, अत्यधिक शांत रहना और बहुत अधिक सोना, गणित के सवालों को बहुत तेज़ी से हल करना, या फिर बहुत सुंदर चित्रकारी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असावधानी, अवेगशीलता और अति सक्रिय होना। चलिए 24वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को किस प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए? एक प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए? बहुत निम्न स्तर के आसान कार्य देकर उन्हें कक्षा से पूरी तरह बाहर कर देना, उच्च स्तरीय और मूल पाठों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर केवल रटने का काम सौंपना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तरीय और मूल पाठों को पढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25। दृष्टिबाधिता जैसे शारीरिक दुर्बलता वाले छात्रों के लिए शिक्षण में किसका उपयोग प्रभावित माना जाता है? दृष्टिबाधिता जैसे शारीरिक दुर्बलता वाले छात्रों के लिए शिक्षण में किसका उपयोग प्रभावी माना जाता है? केवल मुख्य ब्लैक बोर्ड का उपयोग, सहायक तकनीक और मुद्रित सामग्रियों का उचित समन्वय, केवल परीक्षाओं का डर दिखाना, या फिर बिना किसी तकनीकी के समान व्याख्यान देना। तो 25वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक तकनीक और मुद्रित सामग्रियों का उचित समन्वय। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।